हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्पीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन का भाग 6। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का अगला भाग। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता को कौन सा यंत्र मापता है? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो 70। जल राशि का स्वच्छ भाग कितना है? पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। जल राशि का कितना परसेंट भाग जो है स्वच्छ जल है? तो जल राशि का 2.5% जो है स्वच्छ जल है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है कितना परसेंट? तो सौर विकिरण का कितना परसेंट पृथ्वी पर पहुंचता है? तो 51%। 51% पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का विकिरण पहुंचता है। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो 4000 मीटर महासागरों की औसत गहराई है। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है? तो समुद्र जल की औसत लवणता 35% है। समुद्र में जल की औसत लवणता कितनी है? तो समुद्र में जल की औसत लवणता 35% है। समुद्र जल में क्या पाया जाता है? समुद्र जल में पाया जाता है क्या? सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता कहाँ पे है? तो सर्वाधिक लवणता वान झील में है जो कि तुर्की में है, जिसकी लवणता परसेंटेज 330% है। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता कहाँ पे है? तो वान झील में, जो तुर्की में है और 330% उसकी लवणता है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? ये कहलाता है पारिस्थितिकी। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। मौसमी घटनाएं घटती है कहाँ पे? तो क्षोभमंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है क्षोभमंडल, जिसमें मौसमी घटनाएं घटती है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? तो ये है क्षोभमंडल में, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है और सतह से 18 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई है। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि कब हो जाती है? तो क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है कितना? तो क्षोभमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक ताप घट जाता है। अगर हम क्षोभमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान घट जाता है तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने से 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप घट जाता है।
पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी पे हम 32 मीटर अगर हम नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। वायुयान उड़ते हैं, वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल के बाद जो हमारा अगला होता है वो होता है समताप मंडल, जहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसके लिए ये वायुयानों को उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत, जिसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, ये पाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ये होता है ओजोन परत यानी या ओजोन गैस, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मापने की इकाई है डॉप्सन। डॉप्सन से हम ओजोन परत को मापते हैं। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करती है। उल्का पिंड जलते या नष्ट होते हैं कहाँ पे? तो उल्का पिंड जलते या नष्ट होते हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल में आने के बाद उल्का पिंड घर्षण के कारण जल जाते हैं। रेडियो तथा संचार संबंध है। तो रेडियो तथा संचार का संबंध किससे है? तो ये है आयन मंडल से। आयन मंडल से रेडियो तथा संचार का संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे पहले CO2, CFC, HC4, CH4 और NO2 है। ग्रीन हाउस कौन कौन सी है? तो सबसे पहले CO2, CFC, CH4 और NO2 है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होता है। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। अधिकतम वर्षा होती है कहाँ पे? तो अधिकतम वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होती है। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय और संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होता है तथा अधिकतम वर्षा जो है विषुवतीय क्षेत्र में ही होता है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होता है तथा सर्वाधिक कम वर्षा लद्दाख के लेह में होती है। पछुआ हवाओं के कारण क्या होता है? तो पछुआ हवाओं का कारण होता है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवाओं के कारण क्या होती है? चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है, पछुआ हवा क्या कहलाती है? तो गरजता चालीसा। पछुआ हवा को गरजता चालीसा भी कहते हैं। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आ जाती है। भारत में अधिकांशतः या सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में अधिकांशतः या सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये क्वेश्चन दरोगा के मेंस में पूछा हुआ था। तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है किस कारण? तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटती मानसून की वजह से कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है, जहां ठंड के मौसम में बारिश होती है। भारत की राष्ट्रीय वर्षा है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है? तो 110 सेंटीमीटर। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो पवनों की दिशा से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा। अब तक हमने देखा था पर्यावरण और एवं वायुमंडल। अब हम अगले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है पुरस्कार और सम्मान से संबंधित। तो चलिए देखते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार
प्रारंभ कब से हुआ? भारत रत्न या फिर जिसे हम राष्ट्रीय पुरस्कार कहते हैं, ये कब से शुरू हुआ? तो ये 1954 से शुरू हुआ है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको 1966 में भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1966 में ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था साल 1990 में। साल 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न सन 1987 में दिया गया था। वो पाकिस्तान से आते थे। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न पाने वाली मदर टेरेसा कौन थी? तो सबसे पहले ये मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी अरुंधति राय, जिन्हें 1997 में भारत रत्न बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार का शुरुआत 1969 में हुआ था और ये बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी अरुंधति राय, जिसे 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे? बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह साहित्य लेखन से संबंधित है। बुकर पुरस्कार साहित्य लेखन से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे ये मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 1958 से शुरू हुआ है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में ही मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला कौन थी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी किरण बेदी, जिन्हें 1994 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार। यह साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह है भटनागर पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? कहाँ के थे? नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे। और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत जो है 1973 में हुई थी। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान कौन करती है? तो बोरलॉग पुरस्कार फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल देती है। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो वो अमेरिका के थे। और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 से। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान कौन करती है? तो फर्टिलाइजर कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र से है। और बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थी? तो बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थी डॉक्टर अमृता पटेल। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार
में शुरू हुआ था। ग्रैमी पुरस्कार 1958 में शुरू हुआ था। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? तो शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप, जिन्हें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत भी 1965 में शांति प्रसाद जैन के द्वारा स्थापित की गई थी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी आशापूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रथम ज्ञानपीठ पाने वाली महिला का रूप में हम जानते हैं आशापूर्णा देवी को। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, उनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए पहला हिंदी का ज्ञानपीठ मिला था सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1952 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी रीता फाड़िया, जो कि 1966 में इन्हें यह पुरस्कार मिला था। तथा सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, जिसे 1994 में ये खिताब मिला था। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान क्षेत्रीय है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश में। और 1980 में मध्य प्रदेश से तानसेन सम्मान दिया जाने लगा। तो तानसेन सम्मान कब से शुरू हुआ? तो 1980 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त को पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री है, जिसे 1958 में ये पुरस्कार मिला था। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, जिन्हें 1958 में यह सम्मान मिला था। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुआ था। और ये इसे कौन देता है? तो ये प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर राम। अब तक हम लोगों ने पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं मानव शरीर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो 8 हड्डी होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है पर मिनट? तो 72 बार प्रति मिनट की दर से धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होती है 16 से 18 बार होती है पर मिनट। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है।
सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। एनामिल जो है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिमी। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय होता है 23 सेकंड। यानी कि 23 सेकंड में रक्त पूरे शरीर में एक चक्कर लगा लेती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% होती है। 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मनुष्य की मात्रा के शरीर का भार होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 7%। मनुष्य की शरीर का 7% रक्त होता है। मनुष्य के शरीर का जितना भी भार होता है उसके 7% में रक्त होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। मानव रक्त कैसा होता है? तो सबसे पहले ये क्षारीय होता है और इसका पीएच क्या होता है? पीएच मान होता है 7.4। मनुष्य का रक्त का पीएच मान होता है 7.4 जो कि क्षारीय होता है, नमकीन होता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जिसे हम वृक्क कहते हैं। रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। लाल रक्त कण 20 से 120 दिन का और श्वेत रक्त कण का 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? तो श्वेत रक्त कण को कहते हैं ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट कहते हैं। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइट तथा लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? शरीर का ताप नियंत्रक का कार्य किसको है? तो ये कार्य है हाइपोथैलेमस ग्रंथि का, जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क में रहता है, जिसकी वजह से हमें भूख, प्यास, प्यार, घृणा का अनुभूति होता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं, तो ये होता है ओ। रक्त समूह ओ जो होता है सबको रक्त दे सकता है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? तो ए बी। सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर है ओ, तथा सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को। प्लीहा को हम क्या कहते हैं? तो ब्लड बैंक कहते हैं। प्लीहा को हम स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। कहाँ से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो ये मुख से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पित्त कहाँ स्त्रावित होती है? तो पित्त जो है यकृत द्वारा स्त्रावित होती है। पित्त कहाँ स्त्रावित होती है? तो लीवर द्वारा स्त्रावित होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी कि लीवर। लीवर जो है सबसे जल्दी रिकवर भी हो जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और ये हाइपोथैलेमस में है, पाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है
अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, तो मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। रक्तचाप को कौन मापता है? तो रक्तचाप को मापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं या फिर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। 206 शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 मांसपेशियों की कुल संख्या है। मांसपेशियों की कुल संख्या क्या है? तो 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन जो है हमारे लार में पाया जाता है। लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पे। पुरुषों के क्रोमोसोम पे लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो शरीर में गुणसूत्रों की क्रोमोसोम की संख्या है 46 या फिर 23 जोड़ा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र होती है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर एम विनर है। लैंडस्टीनर और विनर जो है RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या क्या है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? शरीर में मूत्र प्रतिदिन कितना बनता है? तो 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो बनता है वो होता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है क्यों? मूत्र से दुर्गंध क्यों आती है? तो मूत्र से दुर्गंध इसलिए आती है क्योंकि इसमें यूरिया के कारण मूत्र से दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान क्या है? मानव मूत्र का पीएच मान क्या है? तो ये होता है 6। मानव मूत्र का पीएच मान है 6। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में। विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है। शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम मानव शरीर का तापमान क्या होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट में, या फिर जब हम सेल्सियस में नापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में जब हम मापते हैं तो 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। ये इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पीडी के जो अभी जो स्टैटिक जीके का है, इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।